गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा प्रभुतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम एंड रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है। इट मीन्स जो हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो सिलिएटा ग्रुप के अकॉर्डिंग मतलब रखा गया है, के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है सिलिएटा में? तो सिलिएटा के जो जनरल कैरेक्टर है उसको देखना पहले जरूरी होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या कैरेक्टर्स होते हैं सिलिएटा के। सिलिएटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि चूंकि है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर और भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स या फिर हम कहें और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, थोड़ी टिपिकल हो जाती है। सेकेंड अगर हम देखें तो सिलिएटा के ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टर क्या होता है। सिलिएटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, मतलब कि ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होने के साथ साथ इनको अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, इनकी स्ट्रक्चर में सीलिया की या सीलियास जो होते हैं उनकी नंबर्स ज़्यादा होती है, मतलब इनकी पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हमने एफेलोटा की भी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था, दूसरा नहीं बताया था, क्योंकि बताने वाली थी आपको कि जो पैरामीशियम है उसकी स्ट्रक्चर में इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जो एफिलोटा होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि सिलिएटा जो होते हैं या सीलिया जो होते हैं वो ऑल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये होना, मतलब कि सीलिया का प्रेजेंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, सिलिएटा के अंतर्गत रखते हैं। ये थर्ड कैरेक्टर हो गया। फोर्थ कैरेक्टर हम देखते हैं कि जितने भी सिलिएटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है, पर समटाइम्स इनमें सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो होता है बाय कॉन्जुगेशन। क्या होता है वो मैं आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगी कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के थ्रू कैसा होता है। अगर मान लीजिए इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अगर कोई इंडिविजुअल अगर इनमें से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं तो आगे जाकर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो सिलिएटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल लाइक फूड को लेते हैं। जैसे फूड जनरली क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, मतलब अपना फूड फॉर्म नहीं करते हैं। ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, ये अपने फूड के लिए टोटली डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब कि ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सिलिएटा के सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पैरामीशियम की। तो जो पैरामीशियम होता है वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला होता है, एक्वेटिक होता है, मतलब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्लीपर लाइक होती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको स्लीपर जैसी आप दिखेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। इसको स्लीपर एनिमलक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्लीपर जैसी होती है या चप्पल जैसी दिखती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में टू पार्ट्स होते हैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब अपर साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। लोअर साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। अपर साइड में आपने देखा होगा जो सीलिया होते हैं वो छोटे होते हैं, पर जब हम लोअर साइड की बात करते हैं तो सीलिया जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। क्यों होते हैं लंबे? क्योंकि जो इसको तैरने में फ्लैप का काम करते हैं, पतवार का काम करते हैं और इसको तैरने में मदद करते हैं। क्योंकि ये भी क्या है, इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सीलिया। ठीक है, अब हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं डीप में। अगर हम किसी पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम की होल बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और हार्ड पेडिकिल से मिलकर बनी होती है।
बोला जाता है पहली कील। इस पर पहली कील होती है। अगर इसकी पहली कील की स्ट्रक्चर हम देखें तो होल पर पहली कील पर स्मॉल थ्रेड या फिर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है सीलिया। इसमें एंटीरियर साइड पर अलग सीलिया होते हैं और पोस्टीरियर साइड पर अलग सीलिया होते हैं। हम स्टार्टिंग में अगर यहाँ की बात करें तो इसके ऊपर वाले पोर्शन पर मतलब कि इसके एंटीरियर साइड पर एक कैविटी होती है जिसको ओरल ग्रूव बोला जाता है। ग्रूव का मतलब क्या होता है? खांच, गड्ढा, है ना। तो जो ओरल कैविटी होती है उसका काम क्या होता है? फूड को अंदर की तरफ लेना। ये ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी के बाद में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होता है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म बोला जाता है। तो आउटर साइड पर एक्टोप्लाज्म और इनर साइड पर एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसमें टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसको कि मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस का मतलब ये होता है जो साइज में बड़ा होता है, ये न्यूक्लियस ही पर कैसा होगा? साइज में बड़ा होगा। और माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो साइज में छोटा होता है। इसलिए टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों के यूज अलग अलग होते हैं। क्या यूज होते हैं? मान लीजिए अगर किसी पैरामीशियम को डिवीजन करना है, डिवीजन करना है या रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होगा? एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम्स बनते हैं, जनरेट होते हैं। तो उस समय क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी डिवीजन होता है। वो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह से जब ये डिवीजन होता है तो डिवीजन में टू टाइप्स ऑफ सेल हमारी बॉडी में होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो इसके सोमेटिक सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो इसके गैमेटिक सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो अलग अलग टाइप की सेल्स बॉडी के अंदर होती है। एक होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है गैमेटिक, या जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है पैरामीशियम के अंदर वो अलग अलग न्यूक्लियस से होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। यहाँ पर होते हैं ओरल सीलिया। तो ये जो पूरी कैविटी होती है तो कैविटी के अंदर जो माउथ वाला पोर्शन जिसको हम माउथ टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं ये होती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब ये होता है जहां से ये अपने फूड को अंदर लेता है। तो ये ओरल सीलियास प्रेजेंट होते हैं। कैविटी के अंदर भी क्या लगे होते हैं? सीलिया लगे होते हैं जिसको ओरल सीलिया बोला जाता है। बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। जैसे हमारा माउथ होता है, माउथ वाले पोर्शन से ही हम फूड को अंदर करते हैं या एंटर करते हैं, वैसे इसमें बकल कैविटी होती है। मतलब लिप्स के अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम बकल कैविटी बोलते हैं जिसमें हमारे टीथ होते हैं, टंग होते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें भी होता है, इसमें भी बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। साइक्लोस्टोम होता है। साइक्लोस्टोम का मतलब ये होता है इनर जो पोर होता है जिसके थ्रू फूड जो होता है वो पैरामीशियम के अंदर एंट्री करता है, उस पार्ट को बोला जाता है साइक्लोस्टोम। यहीं पर एक और पोर्शन है जिसको साइकोफेज बोल रहे हैं। तो साइक्लोस्टोम और साइक्लोफेज जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। साइक्लोस्टोम जो होता है, साइक्लोस्टोम से फूड जो होता है वो अंदर इंटर करता है और वो क्या बना लेता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लेता है। तो जो पैरामीशियम होता है तो पैरामीशियम के अंदर जो फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर होता है। अब मान लीजिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए मूव करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो जब इसको एनर्जी चाहिए तो जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है इनमें एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं तो उसके एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है? इसका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है और इसकी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। पर इसमें भी क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना होता है। तो वो जो बाहर होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है साइक्लोफेज के थ्रू, या साइक्लोफेज भी हम उसको बोलते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम होता है वो माउथ वाला पोर्शन होता है जिससे कि फूड वैक्यूल्स या फिर हम कहें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनती है। और ये जो पार्ट होता है जिसको साइक्लोफेज बोलते हैं इसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। देन ये फूड वैक्यूल्स होती है। यहाँ पर जो फूड अंदर आता है वो वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, गोल राउंडेड शेप बना लेती है। और ये तो आपको पता ही है कि सीलिया है, लोअर साइड पर थोड़े लॉन्ग सीलियास प्रेजेंट होते हैं।
ये जो होता है इसको बोला जाता है पोस्टेरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्योंकि अगर हम देखें तो जो पैरामीशियम होता है तो पैरामीशियम में दो पोर्शन होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड पर जो वैक्यूल होगी उसको एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, और पोस्टीरियर एंड पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी उसको पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोला जाता है। तो दो टाइप की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें होती है। इसमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, फूड वैक्यूल्स, और कुछ खाली वैक्यूल्स होती हैं, एम्प्टी होती है। तो जो फूड वैक्यूल्स होती है उसमें फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है, फिर उसका डाइजेशन होता है और वो साइटोस्टोम से रिलीज हो जाता है। तो एक कंप्लीट पैरामीशियम की स्ट्रक्चर में ये होती है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अगर स्ट्रक्चर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। अगर पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन भी आता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर डायग्राम भी आता है तो आप इसको बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स में इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने ही जैसी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पैरामीशियम में भी होना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पैरामीशियम में बात करें तो पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्यूजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन होता है। अगर हम एसेक्सुअल मेथड की बात करते हैं तो एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैरामीशियम जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू दो पैरामीशियम में बढ़ जाता है। पर ये जो कंडीशन होती है वो इतनी इजी नहीं होती है। जब पैरामीशियम कंप्लीटली मैच्योर स्टेज में आ जाता है, और मैच्योर स्टेज में आने के बाद उसमें क्या होगा, वो सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस तो होते हैं, पर वो चेंजेस कब होंगे, जब उसको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर उसको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उस समय क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में या हम किसी की भी बात करें, सिर्फ पैरामीशियम की नहीं, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, दोनों में ही अगर डिवीजन होता है या रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होगा, उसमें सेल पहले डिवाइड नहीं होती है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। अब यहाँ जो अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ मैंने लैबलिंग नहीं करी है क्योंकि आपको ये पता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होने लगता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रेड खुलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। तो उनके थ्रेड आपस में खुलेंगे। जब डीएनए के थ्रेड खुलते हैं तो क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स जब अलग होने लगते हैं तो केंद्रक जो होता है या न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिवाइड होने लगता है। तो पहले क्या होगा, इनमें खिंचाव होगा, ये थोड़े साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जो सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से तो ये चीज स्टार्ट होती है, डिवीजन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है वो थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। तो लॉन्ग होने के बाद इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन आप जानते हो, प्रतिकर्षण, मतलब कि ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लेंथ और साइज बढ़ गई है, क्रोमोसोम्स क्या होने लगे हैं, जो न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर या फिर खिंचाव महसूस करते हैं। अब क्या होगा, सेपरेट हो जाते हैं। जब ज्यादा खिंचाव महसूस होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। जब इनकी नंबर 4 हो जाती है तो ये डिवीजन कहाँ पर हो गया है, न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट हो गया। अब जो डिवीजन होगा वो कहाँ होगा, वो होता है सेल के आउटर स्ट्रक्चर में, मतलब कि इसकी पहली कील में। अब आपने देखा होगा जो पहली कील है वो सेपरेट हो जाती है। तो पहली कील कैसे सेपरेट होती है, सेल डिवीजन का ये रूल होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, आफ्टर दैट उसकी वॉल में डिवीजन होगा। तो पहली कील में क्या होता है, जब टू पैरामीशियम के मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं तो बीच में क्या बनने लगती है, ग्रूव या फरो बनने लगती है। फरो का मतलब क्या होता है, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। फरो बनने के बाद दोनों जो पैरामीशियम है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल या एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम फॉर्म हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, जैसे हमने यूग्लिना में भी पढ़ा था। पर
समटाइम्स जो पैरामीशियम होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग जो पैरामीशियम होते हैं वो जॉइंट होते हैं। जॉइंट होने के बाद उनके जो मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के थ्रू वो वापस सेपरेट हो जाते हैं। आफ्टर फ्यूजन उनमें क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है? यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा? जो दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल के जो मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं उनके जो क्रोमोसोम और उनके डीएनए में फ्यूजन होता है, मतलब कि उनके कैरेक्टर क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होंगे उनमें दोनों के कैरेक्टर से सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूजन होता है जिस तरह से होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल पैरामीशियम फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जो इनके मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण कि इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए भी फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये वापस क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। तो ये जो सेपरेशन होता है तो इसमें एक इंडिविजुअल मेल के फॉर्म में और दूसरा इंडिविजुअल फीमेल पैरामीशियम के फॉर्म में होता है। और ये हमेशा होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसके कारण इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें मोनेरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद प्रोटिस्टा आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड हम फंगस लेंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।